हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आज का हम लोग का टॉपिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये जो स्टेट्स जो बने वो कैसे बने और क्या क्या कमीशंस आए और उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, वो सब के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि जिन्होंने पहले के जो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ पहले वो वीडियोस जाके देखिए, फिर आप ये वीडियो आके देखिए, नहीं तो आप बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पॉलिटी सीरीज़ का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। मैंने फ़िलहाल के लिए पार्ट 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप उन वीडियोस में जाके आप कमेंट कीजिए, मैं हर एक का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हुआ क्या, क्यों करना पड़ा ये चीज। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए एक ही साल हुआ था लगभग। उसी के बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे जगहों से ऐसे स्टेट को अलग से दोबारा रीऑर्गेनाइज करने का बात आने लगा। कहीं पे हुआ कि कल्चर के आधार पर, कहीं पे हुआ भाषा के आधार पर जो आवाज है वो हर तरफ से आने लगा। परंतु इसका जो मेन केंद्र था, मतलब जो सेंट्रल पॉइंट था, वो बना साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से क्या हुआ, यहाँ से आने लगा कि नहीं, हमको एक राज्य चाहिए जहाँ पे हम सबको एक भाषा बोलते हो, एक जैसा कल्चर हो। परंतु साउथ इंडिया में भाषा को लेके ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है। तो स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा लिंग्विस्टिक बेसिस पे। कैसे करना पड़ा उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो इतनी जो घटनाएं हैं ये घटने लगी, तो उस हिसाब से जो भारत सरकार है उन्होंने जून 1948 में एक कमेटी का गठन किया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कमेटी का नाम था हार कमीशन। ठीक है, हार कमीशन का गठन किया गया। तो इस कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन। ठीक है। तो इसको जो चेयर कर रहे थे वो थे एस.के. धार। ठीक है। इन्होंने अपना पूरा मीटिंग्स किया, इन्होंने हर तरह का डिस्कशंस किया, हर एक पॉसिबिलिटीज को जाना, हर एक चीज़ों को देखा। देखने के बाद उसी साल दिसंबर 1948 में इन्होंने अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पकड़ा दिया। बिल्कुल, लो भाई, हमने तो अपना काम कर दिया। तो ठीक है, इन्होंने तो अपना काम कर दिया। अभी ये तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा था, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये गलत आइडिया है कि भाषा के आधार पर जो आप सोच रहे हो कि आप स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करोगे, तो ये गलत है पूरा। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली तो नकार दिया। तो इसको नकार दिया तो इन्होंने क्या क्या टिप्स दिए, इन्होंने 4 पॉइंट्स बताया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो इन्होंने सजेशन दिया सरकार को कि आप ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी के हिसाब से आप बांटिए, मतलब जो ज्योग्राफिकली जो सिमिलर एरियाज है आप उनको एक अलग स्टेट्स बनाइए। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप एक्सट्रीम नॉर्थ में चले जाओ तो वहाँ पे आपको हिली एरियाज मिलेंगे, तो आप उसको एक अलग बनाओ। ठीक है। आप वेस्ट में चले जाओ तो आपको वहाँ पे डेजर्ट मिलेगा, आप उसको एक अलग ये बनाओ। ठीक है। आप अगर एकदम एक्सट्रीम साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे आपको एक अलग कंडीशन मिलेगा, अलग एक ज्योग्राफिकल सिमिलरिटीज मिलेंगी, आप उसको एक अलग करो। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने क्या बताया, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस जो एरियाज हैं आप उनको एक अलग ये बनाओ। हाँ, आप कुछ जगहों को आप एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से भी आप बांट सकते हो, या आप ऐसे एरियाज को अलग कर सकते हो जैसे पोटेंशियल है जिसमें कि वो आगे जाके और डेवलप करे। तो बेसिकली उन्होंने ये 4 जो है इन्होंने पॉइंट्स बताए, इसकी सजेशन दिया गवर्नमेंट को, आप इस हिसाब से करो। पर आप बिल्कुल
भाषा के आधार पे मत करो, ठीक है। पर ठीक है, इन्होंने तो अपना बता दिया, गवर्नमेंट ने बोला भाई आपके इसमें तो लग रहा है कुछ कमी है, हमको फिर अलग कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय जो कांग्रेस का सरकार था, तो उस समय उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमको एक अलग कमेटी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने फिर अलग अपना कमेटी बनाया। कमेटी कब बना? दिसंबर 1948 में। मतलब सोचो आप, सिर्फ उनको, मतलब उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा भी होगा कि नहीं पढ़ा होगा हमको तो नहीं पता, पर दिसंबर 1948 में रिपोर्ट आया, उन्होंने अगला कमेटी भी बना दिया। चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा कमेटी बनाया है। तो बनाया है जेवीपी कमेटी, ठीक है। जेवीपी कमेटी उन्होंने बनाया, ठीक है। इसमें 3 लीडर्स थे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? 3 मिनिस्टर्स कमेटी भी कहते हैं। तो अब इसमें थे कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टवी सीतारमैया, ठीक है। तो आप देखिए, आप इनका फर्स्ट लेटर मिलाइए, आपको जेवीवी का मतलब समझ में आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू से आप जे उठा लो, जे। वल्लभ भाई पटेल से आप वी उठा लो, और पट्टवी सीतारमैया से आप पी उठा लो। जेवीपी कमेटी बन गया, ठीक है। तो अब वो असंतुष्ट थे, तो उन्होंने ये अपना फिर बनाया कमेटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इसको दिसंबर 1948 में इसको बनाया गया। तो इन्होंने फिर अपना जांच पड़ताल किया, कि इन्होंने भी अपनी मीटिंग्स किए, इन्होंने भी हर एक एरिया को देखा कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से उन्होंने अगले ही साल अप्रैल 1949 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। मतलब पब्लिश मतलब इन्होंने डिस्क्लोज किया कि देखो हमने ये देखा। पर आप यह जान के हैरान हो जाएंगे कि धार कमीशन ने जो बताया, इन्होंने भी वही बताया। इन्होंने भी बताया कि ये गलत आइडिया है, ये जो भाषा के आधार पर जो आपको ये स्टेट ये करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं, ये इन्होंने नकार दिया इसको भी। परंतु यहाँ पे एक क्या हो जाता है, एक गड़बड़ी हो जाता है। गड़बड़ी किस हिसाब से होता है आपको मैं बताता हूं। गड़बड़ी होता है, एक आदमी थे, एक एक्टिविस्ट थे। किस चीज के एक्टिविस्ट? ये जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के एक्टिविस्ट थे। नाम क्या था? आप येलो कलर पे आप देख पा रहे होगे, पोट्टी श्रीरा मुल्लू, ये आदमी थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। कब तक किया? अक्टूबर 1952 से इन्होंने शुरू किया, और अनफॉर्चुनेटली वो उनका डेथ हो गया दिसंबर 15, 1952 में। अब ये जो डेथ हो गया, ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इन्होंने पूरा हंगर स्ट्राइक किया, कितने दिन तक? 56 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया, और ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स लोग जो थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब आप प्रोटेस्टर कहो, हाँ ये ठीक है, प्रोटेस्टर्स ही कह सकते हैं, वो वायलेंट हो गए। सरकार ने सोचा भाई ये क्या हो गया, हाँ, तो फिर सरकार ने फिर उसको रोकने का कोशिश किया। पर यहाँ पे तो ये रुकने वाले कहाँ थे, रुके नहीं। तो हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसका एक नाम भी था, इसका नाम था विशालानंदा मूवमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि सरकार को फोर्सफुली अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा? फोर्सफुली एक स्टेट का गठन करना पड़ा। स्टेट का नाम था आंध्र प्रदेश। जो तेलुगु बोलते थे वो एरिया को मद्रास से अलग कर दिया और एक स्टेट का गठन किया, आंध्र प्रदेश। तो पहला भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट करके रख लो। तो ये हो गया कहानी। अब आपने एक स्टेट रीऑर्गेनाइज कर दिया भाषा के आधार पर, तो बाकी क्या चुप बैठेंगे? नहीं बैठने वाले, है ना। तो फिर क्या हुआ, इधर उधर से फिर
डिमांड्स आने लगी कि नहीं हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो सरकार तो पागल हो गई। अरे भाई क्या करे, अभी क्या गलती कर दिया, क्या मुसीबत आन पड़ी है, तो प्रोटेस्ट होने लगे। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चलो ठीक है एक कमेटी बना देते। तो सरकार तो सिर्फ कमेटी बनाते रह गई। हाँ, तो सरकार ने कमेटी बना दिया। एक कमेटी का नाम था फैजल अली कमीशन। ठीक है, तो ये कमीशन को ही कहते हैं हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, तो ये क्यों बना, रीजन मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आंध्र प्रदेश बन गया, इसीलिए इसको बनाना पड़ा। किस बेसिस पे बना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि इसके जो चेयरपर्सन थे, कौन किसको बनाया गया, फैजल अली को बनाया गया। ठीक है, और इसमें दो और मेंबर्स थे, एक का नाम था KM पनिक्कर और एक का नाम था HN खुनसरू। दो मेंबर्स थे, टोटल तीन आदमी ने मिलके इस कमेटी को चलाया, इस कमीशन को चलाया। तो ठीक है, इन्होंने भी अपना रिसर्च किया, सब कुछ किया। हाँ, इससे पहले एक बात बता दो, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, दिसंबर 1953 में। ठीक है, मतलब अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और दिसंबर 1953 में ये बन गया। ठीक है, अब इसको बनने के बाद इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम किया कि हम मीटिंग्स की, ये किया वो किया, हर प्रोस्पेक्ट जाना कि क्या होगा नहीं होगा। तो उस हिसाब से इन्होंने ये माना कि हाँ हम कर सकते हैं, हम भाषा के आधार पर हम कर सकते हैं स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। परंतु इन्होंने एक बात कहा। बात क्या था आप जानोगे? बात था कि इन्होंने ये थ्योरी को रिजेक्ट किया। वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो थ्योरी है, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। बोला कि एक लैंग्वेज एक स्टेट ये गलत चीज है। पर हाँ, इन्होंने 4 पॉइंट्स भी दिए। ठीक है, कि ये पॉइंट्स को आप दिमाग में रखो और फिर आप करो। क्या क्या था? अच्छा, उसके पहले मैं बता दूं, इन्होंने जो अपना रिपोर्ट है वो सितंबर 1955 में इन्होंने पेश कर दिया रिपोर्ट। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, वाइडली एक्सेप्ट लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया। तो 4 पॉइंट्स क्या क्या थे? 4 पॉइंट्स ये हैं। पहले क्या था, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथन ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो देश का जो यूनिटी है, हाँ, इसको आप बजाय मतलब आप इसको मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, आप एक स्टेट बनाओ, ये करो, ठीक है, वो ठीक है, पर देश रहना चाहिए, है ना। देश का जो एक तंत्र है वो रहना चाहिए। इन्होंने पहले बताया। सेकंड क्या बताया, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी बताया। इसका मतलब क्या है कि आप जो कल्चरल बेसिस पे हो आप कर सकते हो या लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर सकते हो, ये आपको दिमाग में रखना होगा। और इन्होंने क्या बताया कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, इसको आप दिमाग में रखो फिर आप बनाओ। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या बताया, प्लानिंग और प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये दोनों आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बेसिकली 4 पॉइंट्स दिए कि आप इसको दिमाग में रखो फिर आप करो इसको। ठीक है, तो ये था टोटल इसका जो रिपोर्ट। इन्होंने एक और चीज क्या किया, हाँ, इन्होंने एबॉलिश कर दिया जो 4 फोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट था, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना कि भारत जो 1950 में ऐसा कंडीशन था, तो 4 भागों में बांटा जाता था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के हिसाब से। तो फैजल अली ने क्या किया, इसको बोला कि आप इसको एबॉलिश करो, हटाओ दो उसको आप इसको। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, और उसके बदले आप ऐसे करो कि आप 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज को बनाओ। ओके, तो मतलब ये बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, पर
सरकार ने ये जो जो इन्होंने बताया वो सब एक्सेप्ट किया। हाँ, पर साथ ही सरकार ने कुछ चीज़ों को हटा दिया, अपना जो ये है वो उसको लगाया। तो मिला जुला के ये रिपोर्ट सरकार ने मान लिया, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ चेंजेस करके इसको लॉ बना के पास किया, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, हाँ, इसको ये किया गया, मतलब पास कर दिया गया। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत क्या हुआ कि ये जो चार जो ये थे, इसको डिलीट कर दिया गया, मतलब एबॉलिश कर दिया गया। हाँ, और क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन हुआ। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है आपको। As a result, on November 1, 1956, 14 states and 6 union territories were found. ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये था 1956 में इसका ये जो बन के तैयार हो गया। तो टोटल आप देख पा रहे हो, टोटल रीऑर्गेनाइजेशन होने के पहले का आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, आपको एक टेबल दिख रहा होगा। ये है रीऑर्गेनाइजेशन के पहले का, ये है रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद का। 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम यह जानेंगे कि ये जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो आगे जाके कैसे कैसे टूट गया और कैसे कैसे और नए स्टेट्स बने, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, share and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.